ठीक है। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसके नाम से हमें पता लगता है कि इसके इसके नाम से हमें पता लगता है कि जी दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज अ टॉपिक ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। दिस इज अ टॉपिक ऑन द ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, अब ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल से मतलब क्या है? ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल से मतलब ये है कि इसमें जो है वो आपका एक ट्रायंगल में आप टोटल तीन चीजें जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी अननोन साइड निकाल सकते हैं, आप उस ट्रायंगल का अननोन एंगल निकाल सकते हैं, और उस ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो साइड अननोन एंगल और फिर एरिया निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी हमारे पास टूल्स होते हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड जो है वो कंडीशंस में अप्लाई हो सकते हैं। अब ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स है, अब हम ट्रायंगल्स पे फोकस करते हैं। अगर मैं ट्रायंगल्स की दो कैटेगरीज बनाऊं, मैं ट्रायंगल की एक कैटेगरी बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल्स, और मैं दूसरी कैटेगरी बनाता हूँ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो हम इसको राइट एंगल और नॉन राइट एंगल में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल्स के नाम से हमें पता लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपके पास एक राइट एंगल लाजमी हो, एक ना एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का लाजमी हो। और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब है कि उसमें कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। हम डिटेल में नहीं जा रहे कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है, स्केलीन है, इक्विलैटरल है, क्या है, बस ये है कि वो नॉन राइट एंगल है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने लगे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है या नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है? हमारा सबसे पहला सवाल होगा जब हम अननोन साइड, अननोन एंगल या अननोन एरिया निकालने लगे, क्या वो ट्राइंगल राइट एंगल है या नॉन राइट? तो इफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड अ साइड इज अननोन, तो आपने दूसरा सेकंड चेक ये करना होता है कि कितनी साइड्स अननोन है, क्या एक ही साइड अननोन है और दो साइड्स गिवन है। तो अगर दो साइड्स हमारे पास होंगी और एक ही साइड अननोन होगी, तो आपके पास एक टूल है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से वो थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एंगल अननोन होगा, एंगल अननोन होगा यानी कि एक एंगल अननोन होगा और आपके पास उस ट्राइंगल में दो एंगल्स होंगे, या अगर एक एंगल भी हो तो एक राइट एंगल हमें पता है, तो उसका मतलब यही है कि दो एंगल्स हैं आपके पास, तो आप सिंपल उसको निकाल सकते हैं कि आप 180 में से उन दोनों एंगल्स को ए प्लस बी को ऐड करके माइनस कर दें तो थर्ड एंगल आ जाए। ये आपके टूल्स हैं सबसे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा है। अच्छा, अब अगर आपका ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है जिसमें आपके पास सिर्फ आपने अननोन साइड निकालनी है या अननोन एंगल निकालना है और ये दो कंडीशंस जो है वो ट्रू नहीं हो रही, तो फिर आपने उस केस में क्या करना है? उस केस में आपके पास फिर ऑप्शन आ जाता है सिंपल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की तीन रेशोस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, या फिर उसको हम ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस भी कहते हैं। कॉस थीटा आपका होता है बी ओवर एच, और उसको हम दूसरी तरह से एडजस्टेंट ओवर हाइपोटेनस भी कहते हैं। और टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ऑल्सो नोन एज ऑपोजिट ओवर एडजस्टेंट। तो ये आपके पास टोटल तीन रेशोज हैं जिनकी हेल्प से आप राइट एंगल ट्राइंगल्स में अननोन साइड्स और अननोन एरियाज दोनों निकाल सकते हैं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कीपिंग इन माइंड कि आपको पता हो कि मेरे इस ट्राइंगल में ओ क्या है, ए क्या है, एच क्या है। तो हर राइट एंगल ट्राइंगल में एच फिक्स्ड होता है, एच कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एच हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल, एंड द आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई इट, इट्स इजी कि वो हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट होगी साइड। चाहे ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा भी बना हो, आपको पता चल जाएगा कि राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेनस। बाकी जो दो साइड्स हैं उसमें आपका परपेंडिकुलर बेस या ऑपोजिट एडजेसेंट जो है वो एक जगह चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल गिवन इन द क्वेश्चन, या द एंगल यू आर यूजिंग इन योर साइन कॉज एंड टैन रेशियोज। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस एंगल को यूज करता हूं, तो इस एंगल के मुताबिक जो है वो मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, इस एंगल के मुताबिक, एंगल थीटा के मुताबिक आपकी इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो फिर परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट कहलाएगी, और इसके साथ जो अटैच्ड साइड है वो फिर बेस या तो फिर एडजेसेंट कहलाएगी। तो अब इसके मुताबिक आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सी जो है वो रेशो को यूज करना है अननोन साइड या अननोन एंगल निकालने के लिए। तो ये हो गया आपका फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तीसरी चीज जो हमने ऊपर लिखी थी फॉर जो ट्राइंगल्स में हमने सॉल्व करनी है वो है एरिया निकालना। तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके पास एरिया का बेसिक सा फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। So these are the three total uh, unknown sides, the ways to find out the unknown sides, unknown angles, or area in a right angle triangle. If a triangle is not a right angle triangle, then you have some other options. अब अगर एक triangle है और वो right angle triangle नहीं है, और अगेन आपने उसमें unknown side निकालनी है या unknown angle निकालना है, साइड या unknown angle इसको हम एक साथ ही करते हैं। तो साइड या unknown angle निकालने के लिए फॉर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स आपके पास टोटल दो ही टूल्स हैं। एक टूल है उसका नाम है साइन रूल, और दूसरा टूल जो है उसका नाम है कोसाइन।
अब आपने हमेशा याद रखना कि आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं ना क्वेश्चन के, उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा सवाल है। अगर 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो कोसाइन रूल की तरफ हिंट करेगा, या फिर अगर 2 या 3 नंबर का सवाल है तो वो साइन रूल की तरफ हिंट करेगा। और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें साइन रूल एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसका सिंपल चेक है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है कि आपने यू हैव टू लुक फॉर द नोन पेयर। नोन पेयर का मतलब है यू हैव टू लुक फॉर वन एंगल, एनी वन एंगल एंड एनी वन साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, मतलब साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, एक एंगल और उसके ऑपोजिट साइड। ये अगर आपके पास मौजूद है किसी भी ट्राइंगल में तो उस पर आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी ट्राइंगल की एग्जांपल दे दूं आपको, तो अगर इस एग्जांपल में लेट्स सपोज ये साइड आपको गिवन है 7, ये साइड आपको आपको ये एंगल गिवन है लेट्स सपोज 73 डिग्रीज, आपको एक साइड ये गिवन है 15 का इक्वल, और आपसे जी एग्जामिनर कहता है कि लेट्स सपोज आपको ये एंगल गिवन है 37 डिग्रीज, और आपको कहता है कि जी ये वाली साइड फाइंड आउट करें, आपको ये 7 में आंसर डालता हूं। अब इस केस में आपने देखना है कि यार ये तो एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इसमें साइन कॉस टेन तो नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब है मैं इसमें या साइन रूल लगा सकता हूँ या कोसाइन रूल लगा सकता हूँ। तो साइन रूल में चेक करूंगा कि क्या मेरे पास नोन पेयर है, तो इस केस में मेरे पास नोन पेयर है। आई हैव एन एंगल व्हिच इज 73 एंड आई आल्सो हैव अ साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल व्हिच इज 15। तो अब इस केस में व्हाट आई डू इज आई अप्लाई द साइन रूल। अब इसका जो फॉर्मूला है वो उसको रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने जब नोन पेयर आइडेंटिफाई कर दिया ना, तो आपने अपनी इक्वेशन यहीं से स्टार्ट करनी है, नोन पेयर से। आपने साइन के साथ जो एंगल है उस पेयर का 73 वो लिखना है, और उसके ऑपोजिट वाली साइड जो है 15 वो लिख देंगे, और फिर इक्वल्स टू लेकर यहाँ पे आपने रुक जाना है। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार अननोन साइड है कौन सी। अगर अननोन साइड एक्स है और उसके ही ऑपोजिट वाला एंगल भी आपको गिवन है, तो आप तो सिंपली डायरेक्टली ये लिख सकते हैं फिर उसके बाद साइन 37 ओवर एक्स, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर सवाल ये होता कि यार आपको इसके बजाय आपको कहा जाता वाई निकालें, ये वाली साइड निकालें, तो आपने जब नोन पेयर आइडेंटिफाई किया 73 और 15, और आपने साइन 73 और 15 लिख लिया और इक्वल्स टू लिख लिया, अब आपने देखा वाई निकालना है, तो आपको फिर आइडेंटिफाई हो गया कि यार मैंने मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल तो एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि यार 73 है 37 है, इनको मैं ऐड करूंगा 180 से माइनस करूंगा, तो मेरे पास फिर ये वाला एंगल आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 73 प्लस 37 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्रीज का इक्वल। तो फिर आपकी इक्वेशन बजाय साइन 37 ओवर एक्स के वो बन जाएगी साइन ऑफ 70 डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड विच इज वाई। और यही आपका असल में ना साइन रूल का कॉन्सेप्ट होता है। साइन रूल का कॉन्सेप्ट यही है कि हर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की साइन की वैल्यू टू द ऑपोजिट साइड वो सेम होगी, यानी कि रेशो ऑफ एनी एंगल टू द ऑपोजिट साइड is equal to the ratio of any other angle sine of any other angle to the opposite side to that other angle। यानी कि इसकी रेशो और ये इसकी रेशो, ये तीनों इक्वल होंगे। इस बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक्स निकालना होता तो बस ये इतना काफी था, यहाँ से एक्स आ जाता, और अगर वाई निकालना होता तो फिर आपकी ये इक्वेशन बनती है और आप वाई निकाल। इसी तरह आपको दूसरा जो आपके पास टूल होता है अननोन साइड्स एंड अननोन, यस अब्दुल्ला। तो अगर खाली वाई निकालना हो तो ये साइन और 37 ओवर एक्स निकाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो नहीं है, नहीं डायरेक्ट है, नहीं कर जरूरत नहीं। सकता। हाँ हाँ नहीं है, इसलिए मैंने उनको अटैच कर दिया ना एक लाइन से। अगर खाली वाई हम्म। निकालना होगा तो फिर ये केस है, और एक्स निकालना होगा तो। अच्छा, अब यहीं से आपको बताया जाता है दूसरी चीज कि अगर कोई नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए और उसका एरिया मांगा जाए आपसे, तो एरिया कैसे निकालेंगे। अब हाफ बेस इंटू हाइट नहीं, अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी, वेयर ए एंड बी आर एनी टू साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल, मेकिंग श्योर कि वो जो एंगल सी आप यूज करने लगे हैं वो उन दोनों साइडों के दरमियान में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सेलेक्ट करता हूँ कि यार मैं 15 वाली साइड और मैं ये जो एक्स वाली साइड जो मैंने पिछले पार्ट में निकाल ली, लेट्स सपोज मैं ये यूज करने लगा हूँ ये दो साइड्स, तो फिर मैं एंगल जो है वो 70 डिग्री यूज करूंगा अपने एरिया के फॉर्मूले। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि यार मैंने वाई और एक्स वाली साइड्स यूज करनी है, तो फिर उसके मुताबिक मैं 73 वाला एंगल यूज करूंगा। और अगर मैं वाई और 15 यूज कर रहा हूँ इन माय फॉर्मूला, तो फिर मैं एंगल 37 यूज करूंगा। आइदर वे आंसर सेम आना है। आपने बस मेक श्योर ये करना है कि जो आप एंगल आपको जो उस सवाल में एंगल गिवन है, आपने मेक श्योर ये करना है कि उस एंगल के लेफ्ट और राइट वाली साइड आपने इस्तेमाल करनी है ए और बी की जगह पे, तो इससे आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। तीसरा जो टूल है वो है आपका कोसाइन रूल। साइड अननोन साइड या अननोन एंगल निकालने के लिए जो जो दूसरा टूल है, सॉरी, उसका नाम है कोसाइन। अब कोसाइन रूल के पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो केसेस हैं। एक केस वो है जहां पर साइड मांगी जाती है आपसे अननोन, दूसरा केस वो है जहां पर आपको कोई सा भी ट्राइंगल का एंगल मांगा जा सकता है। अब जहां पर साइड मांगी जाएगी ना, आप लोगों ने याद रखना है उस केस में आपके पास दो साइडें और एक एंगल दिया हुआ होगा, एंगल उनके बीच वाला। और जहां पर एंगल मांगा जाएगा वहां पे ऑल थ्री साइड्स होंगी, कोई सा भी एंगल नहीं होगा, तो आपसे वो कोई सा भी एंगल मांग सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में डायग्राम जो है वो आपकी कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास लेट सपोज ये साइड है 10, ये साइड है 8, और इनके बीच में एंगल हम निकले 43 डिग्रीज।
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि ऑपोजिट साइड जो है अननोन साइड फाइंड आउट करें। सो यू हैव टू साइड्स इन वन एंगल। और आप ये चेक भी कर सकते हैं कि साइन रूल यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि हमारे पास नोन पेयर है ही नहीं, ना ही हम बना सकते हैं ना ही है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम कोसाइन रूल लगाएंगे। और कोसाइन रूल का सीधा सीधा फॉर्मूला ये होता है, आपको वैसे भी अब गिवन होगा। फॉर्मूला ये होता है कि जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपकी सब्जेक्ट बनती है इक्वेशन की। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और फिर जो बाकी दो साइडें हैं वो थ्रू आउट राइट साइड पर आएंगी। 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 टाइम्स 8 टाइम्स कॉज ऑफ 43। एंगल एक ही होगा तो उसमें कॉस के साथ आ जाना है। इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर दूं, एक बहुत कॉमन एरर बच्चे करते हैं, वो ये होता है कि जब वो 100 और 64 को ऐड करेंगे बन जाएगा 164 माइनस, और जब वो 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 cos 43। अब यहाँ पर जो बहुत कॉमन एरर है एग्जामिनर रिपोर्ट्स में रिपीट हुआ है, बच्चे क्या करते हैं 164 और 160 को माइनस कर देते हैं और फिर लिख देते हैं जी 4 cos 43। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करना आपने। आपने 164 में से माइनस करना है 160 cos 43 एज इट इज पूरा। पहले आपने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालनी है, जो आंसर आएगा वो आपने इससे माइनस करना है 164 से। और फिर क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल था तो जो आंसर आएगा आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाए। जो दूसरा केस है जहां पर आपको तीनों साइडें गिवन होंगी, उसमें क्या करते हैं नॉर्मली टीचर्स जो है, फॉर्मूला हालांकि यही है लेकिन बच्चों को जो है वो डिराइव्ड फॉर्मूला बता दिया जाता है जिसमें डायरेक्ट एंगल को ही सब्जेक्ट बना दिया। जैसे यहाँ पर ये कॉस के साथ 43 है ना, तो जिस केस में एंगल निकालना होगा यहाँ पे एक्स होगा या कोई और वैल्यू अननोन वैल्यू होगी, तो जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें इसको सब्जेक्ट बना दिया गया, बाकी सारी चीजें उधर ले गए। तो वो जो सब्जेक्ट बनने के बाद फॉर्मूला बना वो ये बना, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a square plus b square minus c square divided by 2ab, where c is the opposite side to the angle. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये साइड 7 है, ये साइड 11 है, ये साइड 10 है, और आपको एग्जामिनर कहता है जी ये वाला एंगल निकालें, एंगल एक्स निकालें, तो आप एंगल एक्स के ऑपोजिट है 11, तो आपका जो 11 है दिस इज सी, और 7 और 10 को आप इधर ए बना दे बी बना दे, वो मसला नहीं, आप इसको ए बना दे इसको बी बना दे, या इसको ए बना दे इसको बी बना दे। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 7 टाइम्स 10 ब्रैकेट क्लोज। आंसर जो आएगा वो आपका डायरेक्ट एंगल आ जाएगा। तो ये आपके टोटल मैंने आपको जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री के सारे टूल्स बता दिए जो आप, यस अब्दुल्ला। सर ये 7 into 11 होगा कि 7 into 10 होगा? हाँ देखो, और करो, अपने लिए चीजें आसान करो। जब आपने नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो एंगल की जो अपोजिट साइड थी जो कि अननोन थी, उस इक्वेशन में देखो एक ही दफा आ रही है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में भी जो एंगल की ऑपोजिट साइड 11 है ना वो एक ही दफा आनी है, और इस फॉर्मूले में एक ही दफा कौन सी चीज है, सी है। बाकी तो देखो ए और बी रिपीट हो रहे हैं, ए और बी रिपीट हो रहे हैं, तो बस यहाँ पर सही आएगा है। 11 एक ही दफा, बाकी सारे 7 और 10। अच्छा, अब आपके पास आ गया जी एरिया का फॉर्मूला भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया। हाँ, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमने यहाँ पे हाफ ए बी साइन सी एरिया का फॉर्मूला लिखा है, यही एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन के अंदर और आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना पड़ जाता है, तो उसमें आपके जो केसेस हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि लेट सपोज आपको एक सेक्टर दिया गया है और उसको उसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है और एक सेगमेंट शेडेड है छोटा सा हिस्सा, और उसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आ जाता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपने पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो इस केस में जब आप ट्राइंगल का एरिया लगाते हैं, होता है वो हाफ ए बी साइन सी है, लेकिन हम लिखते हैं उसको है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। उसकी वजह यह है कि ये साइड भी रेडियस है, ये साइड भी रेडियस है, तो ए और बी दोनों की जगह रेडियस आएंगे तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा, और जो ये एंगल होता है इसको थीटा कहते हैं, तो इसलिए सी की जगह पे थीटा लिखा होता है। तो ये चीज और ये चीज एक ही है, आपने इसको भी कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, उसके बाद जब हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका नाम है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको ज्यादातर 3D डायग्राम्स दी जाती हैं या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। एक क्वेश्चन था पास पेपर में, एंड्रे इज एट अ डिस्टेंस of 294 meters from the foot of a tower. The height of the tower is 55 meters. Find the angle of elevation of the top of the tower, top of the tower from Andre. तो ये इसका एक पार्ट है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपने हमेशा याद रखो कि आपने एक छोटी सी ना डायग्राम बनानी, और एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में हमेशा याद रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता ही बनता है लाजमी।
तो अब इस केस में देखो, एंड्रे लेट सपोज एक 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 सर्टेन पोजीशन पे खड़ा हुआ है, वहां पे हम मार्क कर देते हैं पॉइंट ए, और ए से उसका एक टावर के फुट तक डिस्टेंस जो है वो है 294 मीटर। हम ये कह देते हैं दिस इज द फुट ऑफ द टावर। और फुट ऑफ द टावर का मतलब है कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो है ना वो टावर है, एक बिल्डिंग है या एक टावर है, और ये टावर का टॉप ऑफ द टावर है। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 55 एंड द डिस्टेंस ऑफ एंड्रे फ्रॉम द टावर इज 294। या आप सिंपल सी एक डायग्राम बना के जब आप ए और टी वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पर इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, और जो मेरी आई साइट है, मेरे जो आई साइट का लेवल है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, मैं सामने देख रहा हूँ, मैं फुट ऑफ द टावर को देख रहा हूँ लेट सपोज। और टावर के टॉप पर एक बर्ड है या कोई चीज है जिसकी मुझे आवाज आई अचानक से, और मैंने अपनी आई साइट को एलिवेट किया एट अ सर्टेन लेवल, इतना एलिवेट किया कि जो मेरी आई साइट रे थी वो बिल्कुल अलाइन होगी टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टावर। तो मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से इस लेवल तक जो मैंने एंगल क्रिएट किया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट किया ना, तो इसलिए इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए सिंपल है, मैं देखूंगा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अननोन एंगल निकालने के लिए आई हैव थ्री ऑप्शंस, या साइन या कॉस या tan। अकॉर्डिंग टू द एंगल 55 इज ऑपोजिट, 294 इज आपका एडजेसेंट, या फिर परपेंडिकुलर और बेस, तो आपका ये हो जाएगा tan। तो आप कर देंगे जी tan थीटा इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 294, tan इनवर्स लेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मांगा जाता कि जी बताएं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एंड्रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉप ऑफ द टावर पे खड़े हुए हैं और आप सामने देख रहे हैं, अजम्पशन सबसे पहले यही होती है कि जो भी बंदा जहां भी है वो सामने देख रहा है, और अब आपने एंड्रे की तरफ देखना है, तो आपकी आई साइट डिप्रेस करेगी अंटिल आपकी जो लेवल ऑफ आई साइट है वो एंड्रे की तरफ हो जाए। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है एक्स जिसको मैं लिख रहा हूँ, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेम अदर पॉइंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा दो पॉइंट्स के इक्वल होंगे, ये याद रखना। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली एंगल ऑफ डिप्रेशन मांगा जाता, आपने यही डायग्राम बना के एलिवेशन ही निकालना था, वही आंसर एंगल ऑफ डिप्रेशन का होना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बच्चों ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है, इसको आप क्रॉस कर दो। वो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना के इसको बनाना है, ऑल्टरनेट एंगल वाली डायग्राम बनती है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ही एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। अब इसी सवाल का ना अगला पार्ट था, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखते हैं आप लोग को कितना समझ आता है। अगला पार्ट ये था कि एंड्रे वॉक्स टूवर्ड्स द फुट of the tower, uh, certain distance x, certain distance x meters. Now his angle of elevation is 28.4 degrees. Find the distance of Andre from, या फाइंड द डिस्टेंस x, ये सवाल, इसको हम ये सवाल क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस x। अब ये इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। अब इस सवाल में वो आपको ये कह रहा है कि एंड्रे ने जहां पर वो पहले था वहां से टुवर्ड्स द फुट ऑफ द बिल्डिंग उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, और उसने ट्रेवल किया x मीटर्स, सर्टेन डिस्टेंस x मीटर्स, हमें नहीं पता उसने कितना ट्रेवल। तो हम यहाँ पर जो है वो इसी डायग्राम में फर्दर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आए कि क्या हो रहा है। तो सर्टेन डिस्टेंस x उसने ट्रेवल किया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने लेट सपोज जी यहाँ तक ट्रेवल किया, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट x, और a से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x मीटर। अब जब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का उन्होंने हमें बता दिया है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 28.4 डिग्रीज। नाउ व्हाट दे आर वांटिंग इज कि वो आपसे चाह रहे हैं कि जी वैल्यू ऑफ एक्स बताएं क्या होगी। तो अब इस केस में क्या होगा, वैल्यू एक्स बताने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो अब ये वाला बन रहा है, तो इस केस में बेस ऑफ द ट्राइंगल तो ये होगी। तो ये डिस्टेंस तो हमें एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि टोटल डिस्टेंस 294 था, उसमें से एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, तो ये पॉइंट एक्स से लेके एफ तक का जो फासला है वो होगा 294 माइनस एक्स के। So now in this case, the base of this right angle triangle is this. The perpendicular of this right angle triangle is this. Now again we'll apply tan. अब इस केस में जब मैं tan अप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका tan of 28.4 degrees is equal to opposite या perpendicular over base या adjacent which is 294 minus x. अब सिंपली आपने 294 माइनस एक्स को ऊपर लेकर जाना है, tan 28.4 को एज इट इज नीचे लेकर आना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक सिनेरियो ये हो गया। इसी तरह, हाँ अब्दुल्ला। सर अगर हम डायरेक्ट एक्स लिखते हैं 294 माइनस ना लिखते सारा, तो वो नहीं सॉल्व देखो हो सकता था।
नहीं हो सकता था। उसकी वजह ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक वाला, ये एक्स के इक्वल। अब ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल की साइड है, ये वाला triangle। अब ये वाला ट्राइंगल ना तो वो राइट एंगल है, ना ही आपके पास उसकी कोई डायमेंशन है कि आपको साइन या साइन रूल लगाओ। तो आपको यही राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है, और अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको फिर ये साइड यूज करनी पड़ेगी, और ये साइड जो है वो एक्स के इक्वल नहीं है बल्कि वो 294 माइनस एक्स के इक्वल है। सही है। अच्छा, इसी में एक बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सवाल होगा, उसके एंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा। अब मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। डायग्राम भी बनी होती है इसमें, ए, और हम यहाँ बना लेते हैं पॉइंट बी, और हम यहाँ बना लेते हैं जी पॉइंट सी, और ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है। और आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशंस भी लेट सपोज गिवन है, 250 मीटर ये गिवन है, 170 मीटर ये गिवन है। अब सवाल ये कहता है कि, ये समझे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देयर इज अ वर्टिकल पोल on point B, the angle of elevation of top of the pole, top of the pole from point C is 7 degrees. Find the angle of elevation of the top of the pole from A। ये एक क्वेश्चन आ जाता है जी, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इस सवाल में डायग्राम कैसे बननी है? अच्छा, इसमें ना एक और बात हो ना, क्वेश्चन के स्टार्ट में बताएगा कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि ए बी और सी ये तीनों पॉइंट सेम लेवल पर है, जमीन पर है। ऐसा नहीं है कि ए और बी जो है वो सी से ऊपर है, ये सिर्फ एक 2D ड्राइंग है जो पेज पे बनी हुई है, आप इसको ऐसे समझ लें। तो ये ए बी और सी तीनों पॉइंट सेम लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, और बी के ऊपर एक वर्टिकल पोल बना दिया गया है। अब हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्राइंग एग्जाम में नहीं होगी। और इसके टॉप को हम लेवल कर देते हैं पॉइंट टी। अब वो आपसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम सी, फ्रॉम के बाद वाला जो लेटर होता है ना वहां पे एंगल बनता है हमेशा। तो सी पे अगर आप खड़े हुए और आपने अगर टॉप ऑफ द पोल टी तक देखना है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज गिवन एज 7 डिग्री। अब याद रखना ये वर्टिकल है और बी और सी लाइन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दरमियान 90 डिग्री एंगल बनता है। तो अब आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, यू हैव द बेस, आपने हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करनी है पहले। अब हाइट ऑफ द पोल कैसे निकालेंगे? tan ऑफ 7 डिग्रीज इज इक्वल टू बी टी डिस्टेंस ओवर 170। तो ये हो जाएगा 170 tan ऑफ 7 डिग्रीज। ये आपको मिल जाएगी हाइट ऑफ द पोल। अब्दुल्ला, अगर आपके पास कैलकुलेटर है जल्दी से जरा ये पुट करके मुझे इसकी वैल्यू बता दो। हाँ जी। 20.873 आ रही है। 20.873, हाँ यहाँ पर भी मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जब आप लोग किसी कैलकुलेशन के मिड वे हो ना और आपका फाइनल आंसर ना आए, वो कभी भी उस वैल्यू को राउंड ऑफ ना करना। कभी भी उस वैल्यू को राउंड ऑफ ना ना करना। आपने कैलकुलेटर में होती है आंसर की, उसी को इस्तेमाल करना जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए। और जब आप फाइनल आंसर पे आ जाओगे तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने की ऑप्शन होती है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपने जब हाइट ऑफ द पोल निकाल ली है 20.873, ये आगे 20.873, क्वेश्चन ये था, उसने कहा था आपने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ए। यानी कि ए से अगर मैं टॉप ऑफ द पोल तक देखना चाह रहा हूं तो ये जो एंगल बनेगा ये किसके इक्वल है, ये सवाल है। अब आपके पास क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ चुके हैं, तो आपने अगेन tan अप्लाई करना है। आपने लिख देना है tan ऑफ x इज इक्वल टू 20.873 डिवाइडेड बाय 250। और फिर जब मैं इसका tan इनवर्स लूंगा तो मेरे पास ये सवाल का जवाब आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ए। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से हो। इसके बाद आगे चलते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द बेरिंग के कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जो अब आजकल आपके सिलेबस में थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है टूवर्ड्स 3D ट्रिग्नोमेट्री। 3D ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फोकस होता है ना, वो आपका होता है ज्यादातर, आपसे जो बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो ये होते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, एक आपको साइड दे दी जाएगी कोई सी, लेट्स सपोज ए जी ए डी, एंड द बेस ऑफ द शेप, एंड द बेस ऑफ द शेप वॉट एवर द शेप इज, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपका जो शेप है वो होगा आपका पिरामिड। ठीक है, तो आइदर वे सवाल आ सकता है। अब अगर हम पिरामिड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो पिरामिड की एग्जांपल में ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होगा, तरीका उसका एक ही, आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। लेट्स सपोज आपको एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड दे दिया जाता है। हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड।
आपको एक स्क्वायर बेस पिरामिड दे दिया जाता है। याद रखना जो पिरामिड का टॉप होता है ना वो एग्जैक्टली अबव होता है, एग्जैक्टली अबव होता है मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर, या जो भी बेस है उसके बिल्कुल मिड पे वो उसका जो टॉप है वो नीचे आ रहा है। अगर ये टी पॉइंट है और ये बी है, तो जो पॉइंट बी है दैट इज एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये इन क्वेश्चंस में ना आपको ये स्लोपिंग एज के निकलवाएगा, आपसे कह देगा जी स्लोपिंग एज निकालें। एक बच्चों में कंफ्यूजन होती है, वो ये समझते हैं कि अगर मैं यहाँ से टुवर्ड्स द सेंटर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो स्लोपिंग एज है ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है बच्चों, ये याद रखना। अगर लेट्स सपोज पॉइंट एन है और ये पॉइंट ए है, तो टी ए इज नॉट इक्वल टू टी एन, इस बात का भी आपने ध्यान रखना। एक और यहाँ पे आपने चीज समझनी है जो बच्चों को नहीं पता होती, कि इसके और बेस के दरमियान 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर करें कि लेट्स सपोज आपको डायमेंशन गिवन है 10 और 8, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, लेट्स सपोज दिस जी। तो ये जो डायगोनल आपने बनाया, तो ये डायगोनल आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से, क्योंकि बेस अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो याद रखना ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, ये भी, ठीक है। और ये डायगोनल और टॉप के दरमियान जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री होगा। अगर उधर से भी साइड आ रही है तो उनका और टॉप का भी एंगल 90 डिग्री का इक्वल, ये वाला और ये वाला भी 90 होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा के ए जी साइड निकाल सकते हैं, उसका हाफ करेंगे तो सिंपली आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा हाफ करने से। और जब आप उसका हाफ करके आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, हाइट ऑफ द पिरामिड आपको गिवन होगी, तो आप अगेन दोबारा से पाइथागोरस लगा के इन दोनों की हेल्प से स्लोपिंग एज भी फाइंड आउट। इसी तरह अगर इस सवाल में आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए टी एंड द बेस ऑफ द शेप या बेस ऑफ द पिरामिड, तो याद रखना कभी भी आपने एंगल जो है ना, लेट्स सपोज 80 साइड है, कोई भी स्लोपिंग एज ही होगी हमेशा। तो अब आप इस 80 साइड का एंगल जो है वो ये इस साइड के साथ, ये जो आपकी जो ऊपर साइड है स्क्वायर की जो ये वाली साइड है इसके साथ नहीं निकाल सकते, ना ही किसी और। आपको हमेशा डायगोनल बनाना ही होता है, कोई ऐसी साइड आपको बनानी होगी जो क्रॉस कर रही होगी। तो इस डायगोनल और एटी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन द बेस ऑफ द शेप एंड द स्लोपिंग एंड। और ये एंगल हमेशा याद रखना tan से या cos से या साइन की रेशो से निकलेगा, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री ट्रायंगल बना, चाहे पिरामिड हो चाहे स्क्वायर शेप हो। और ये आपको बहुत बेहतर समझ आएगा क्वेश्चन से, मैंने पूरी वर्कशीट इन सवालों पे कंपाइल की हुई है तो उसमें। ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझा देते हैं। क्या चीज, लास्ट वाली बात? ये 80 हाँ वाला पार्ट जो है हाँ, मैं ये इसको ना ज्यादा बेहतर आपको ना इस डायग्राम से समझ आएंगे। जो बच्चे इसमें कॉमन एरर करते हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ ये है कि लेट सपोज आपको एक क्यूबॉइड दे दिया जाता है, और ये जो क्यूबॉइड है इसमें लेट सपोज इसको ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है जी, और आपसे कहा जाता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए जी एंड द बेस। अब आपको पता है ए जी क्या है, ए जी है जी ए से लेकर जी तक एक डायगोनल साइड। तो पहले तो आपने अपना मसला हल करना है कि ए जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये वाली डायगोनल निकालनी पड़ेगी, और ये डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस इस्तेमाल होगा, ये दो साइडें यूज होगी डायगोनल। लेट सपोज आपको ये हाइट गिवन है, तो आप अगेन दोबारा इसको और इसको यूज करके पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, एजी साइड आपके पास आ जाएगी। इस तरह से आपने एजी निकालना, पहला पार्ट तो ये हो गया। हाँ, एंगल बिटवीन एजी एंड द बेस अगर आपको निकालने के लिए कह रहे हैं, तो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये था कि अगर लेट सपोज ये लाइन नहीं बनी हुई, तो बच्चे कंफ्यूज ये करते हैं कि अब वो ये एंगल निकालने बैठ जाता है। अब आप इसको अगर 3D विजुअलाइज करो, तो ये लाइन जा रही है अक्रॉस ए टू जी, और ये जो साइड ए बी है, ये दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड, तो ये एक साइड पर है और वो लाइन उस तरफ जा रही है अक्रॉस, तो ये इनके बीच में फिजिकली एंगल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एंगल ये पॉसिबल था कि अगर ए से लेके इस कॉर्नर तक, इसी साइड के कॉर्नर तक लाइन जा रही होती, तो फिर तो एंगल बनता है इनके दरमियान। लेकिन वो जो ब्लैक लाइन है वो उस तरफ जा रही है और ये जो साइड है ये इधर है, तो ये एंगल आपने नहीं निकालना होता। आपने हमेशा याद रखो खुद से डायगोनल ड्रॉ करना है, और इस डायगोनल और इस लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा ये आपने फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आप tan cos या sin कोई भी रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि गौर करो ये अगेन एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है। आपके पास अगर ये साइड है ये साइड है, तो आप क्या लगा सकते हैं, आप साइन लगा सकते हैं। आपके पास अगर ये और ये साइड है आप tan लगा सकते हैं। आपके पास अगर ये और ये साइड है आप साइन लगा सकते हैं। तो इस तरह एंगल ये निकले, ठीक है। मैं लिंक रीशेयर कर रहा हूँ ताकि फौरन क्लास स्टार्ट हो जाए, प्लस मैं वो वर्कशीट खोल रहा हूँ ताकि हम उसमें प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा 10 मिनट हमने बेरिंग को भी देना है ताकि हम ये आज एंड कर सकें। दोबारा से ना जल्दी से ज्वाइन कर लो आप। वो बेरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बेरिंग का असल में मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। बेरिंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक सी है, उसमें दो बोर्ड्स ट्रैवल कर रही हैं, बोर्ड ए एंड बोर्ड बी समवेयर ओवर देयर। तो बेरिंग में बच्चों एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ना बेरिंग करते हुए, वो ये होती है कि एवरी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इट इज ट्रेवलिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये सबसे मेन एजम्पशन है। तो अगर लेट्स सपोज बोर्ड ए बोर्ड बी है, तो हमें पता है कि यार इस समंदर में ये दोनों बोर्ड्स जा रही है नॉर्थ की तरफ, ये भी नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये भी नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है। अब लेट्स सपोज ये बोर्ड ए है, मैं यहाँ पर ना इसका एक छोटा सा स्टेयरिंग से ड्रॉ कर, आपको पता है स्टेयरिंग इज इन द शेप ऑफ सर्कल, और सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज पूरा। इसी तरह इसका भी, इस बोर्ड का भी स्टेयरिंग होगा ऑब्वियसली, और ये भी सर्कुलर शेप में होगा और 360 डिग्री एंगल पूरा कवर होगा।
लेट सपोज मैं अगर इस नॉर्थ एंड का जो है ना टॉप पिक करता हूँ, मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं इसका टॉप एंड जो है वो पिक करता हूँ, और मैं इसको पिक करके रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। ये घूमते 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 जब मैं इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो वो वापस उसी डायरेक्शन में मैं चलना शुरू हो जाऊंगा जिसमें मैं ओरिजिनली था। लेट सपोज मैं इसको सर्टन डिग्री 45 डिग्री रोटेट करता हूँ तो मेरी डायरेक्शन ये हो जाएगी, मैं इस तरफ चलना शुरू हो जाऊंगा। अच्छा, अब बेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने तो इसको करना है चेंज, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी ही करनी है, लेकिन मसला ये है कि जो आपका स्टेयरिंग है ऑब्जेक्ट का वो लॉफ्ट है, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा ही नहीं सकते, उसको आप सिर्फ क्लॉकवाइज घुमा सकते। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी नॉर्थ में जा रहे हैं, दूसरी बात अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप क्लॉकवाइज में घूम घूम सकते हैं बस। ठीक हो गया। और तीसरी बात, आपका जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स में लिखा है, 3 डिजिट्स में। अगर आपका एंगल आ रहा है 7 डिग्रीज तो ये जेम्स बॉन्ड वाला नंबर बन जाएगा 0.7, इस तरह लिखना है आपको। अच्छा, अब देखो लेट सपोज बोर्ड बी पर इमरजेंसी आती है और यहाँ से ए की तरफ कॉल जाती है कि जी आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें, हमारी बोर्ड खराब होगी, आप हमारी तरफ ट्रैवल करें। ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपना स्टेयरिंग घुमाऊंगा टू अ सर्टेन एंगल कि मेरी अब डायरेक्शन चेंज होके ये बी की तरफ हो जाए, टुवर्ड्स बी हो जाए। एक सेकंड, तो इसको हम ले जाते हैं बी की तरफ। तो दिस इज माई न्यू डायरेक्शन। Now, originally, I was traveling towards north, and I have rotated at an angle of certain amount in the clockwise direction, and that angle is something. ये जो angle है, so this angle is the bearing of B from A. From के बाद कौन सा लेटर है A, यानी कि इसका मतलब है जो from के बाद वाला लेटर है उसने पहुंचना है दूसरे की तरफ। फ्रॉम के बाद वाला जो लेटर है उसका स्टेयरिंग घूमना है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए का मतलब है ए से एंगल बनेगा बी की तरफ जब तक आप बी की डायरेक्शन में ना पहुंचे। और अगर लेट सपोज ए पे इमरजेंसी आई होती और मैंने बी को लेकर जाना था तो मैं ऐसे भी घुमा सकता था, लेकिन मेरा स्टेयरिंग लॉक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज तो घूम ही नहीं सकता, तो मुझे उठा के इसको पूरा इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा जब तक मेरा एरो घूमता 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 इस डायरेक्शन में ना आए। तो ये जो मेरी बेयरिंग होगी इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये वाला एंगल निकालूंगा और फिर इस एंगल को 360 से माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाली बेयरिंग आ जाएगी। बेयरिंग्स में एक छोटा सा शॉर्टकट होता है, वो आप लोगों ने याद रखना है। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे मैंने अज्यूम ये किया हुआ है कि आप लोग को इसका पहले से थोड़ा बहुत पता है। शॉर्टकट जो है वो बेयरिंग का ही होता है, और वो अप्लाई होता है कहाँ पर, वो अप्लाई होता है ऑपोजिट बेयरिंग्स पे, ऑपोजिट बेयरिंग्स पे। फॉर एग्जाम्पल आपको बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी पता है, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी है लेट सपोज 121 डिग्री लेट सपोज, और आपसे बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ मांगी जाए, बी फ्रॉम ए मांगी जाए, तो आपने जो है ना उठा के ए पर नॉर्थ बना के वो एंगल मेजर करके ऐसा कुछ नहीं करना, आपने ऑपोजिट बेयरिंग्स का शॉर्टकट लगाना है। ऑपोजिट बेयरिंग का शॉर्टकट ये होता है कि जो आपको ओरिजिनल बेयरिंग गिवन है ए फ्रॉम बी की और बी फ्रॉम ए निकालना है तो उस आंसर में सिंपली 180 ऐड कर देना है बस। दिस इज द शॉर्टकट। जब आप इसमें 180 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 301 डिग्रीज। हेंस द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 301। इसमें स्पेशल केस सिनेरियो ये होता है कि लेट सपोज आपकी बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी जो गिवन थी वो थी लेट सपोज 220 डिग्री। अब मसला ये है कि जब मैं इसमें 180 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 360 से बढ़ जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका आंसर 360 से बढ़ रहा है तो उस केस में फिर आपने 180 ऐड करने के बजाय शॉर्टकट ये होता है कि आपने उसमें 180 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 040 डिग्री। सो दिस इज द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इन दिस केस। तो ये शॉर्टकट आपने यहाँ, हाँ अब्दुल्ला। सर सेकंड केस में ऐड करके 360 से माइनस नहीं कर हाँ सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। 220 में आप 180 प्लस कर दो ना अगर, तो आपका आंसर बन जाएगा 400। 400 का मतलब क्या है कि लेट सपोज आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो 400 का मतलब ये है कि आप पूरा 360 डिग्री घूमे, और 360 घूमने के बाद आप 40 डिग्री और घूमे, तो ओरिजिनली आपने सिर्फ बेयर इतना ही किया है, 40 डिग्री आपने स्टेयरिंग घुमाया। तो वो आइदर वे 40 डिग्री आंसर आने हैं, चाहे आप ऐड करें 360 से माइनस कर दें या डायरेक्ट माइनस करें। बात समझ आइए मेरा कहना। ठीक है, और सर ये अगर 3 डिजिट्स में आंसर ना लिखा तो इसके नंबर कटते हैं? कट जाते हैं। अगर आपका आंसर 2 डिजिट या 1 डिजिट में आ रहा है और आपने 3 में नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपने ख्याल रखना है इस चीज। अच्छा, अब ये तो आपका ओवरव्यू हो गया पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, एक क्विक ओवरव्यू हो गया। हाँ, इसमें दो तीन चीजें और हैं वो मैं जल्दी से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, कि नॉर्मली जो नॉन कैलकुलेटर पेपर्स होते हैं उसमें एक दो तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल में आपका कॉन्सेप्ट ये टेस्ट होता है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और दूसरे टाइम में आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसमें सवाल इस तरह से आएगा कि लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.5 एंड साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, यह सवाल को ठीक करता हूं मैं दोबारा, फॉर विच साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। ये क्वेश्चन है, ये जो है ना ये वाली बात, एक सेकंड, ये वाला जो है ये यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये आगे ही होगा।
तो ये कहेगा कि जी साइन ऑफ 30 is 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0.5 एंड नाउ इन दिस केस द एंगल x इज इन द रेंज 90 एंड 180। तो साइन की एक फीचर है सिंपल सा, वो ये है कि अगर साइन ऑफ 30 का एक आंसर आ रहा है ना 0.5, तो साइन ऑफ अनदर एंगल विल गिव यू द सेम आंसर 0.5 एंड दैट एंगल इज हाउ, कैसे निकालेंगे वो एंगल, 180 से माइनस कर। हाँ, तो 180 से 30 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। सो द अदर वैल्यू ऑफ x इज 150। आपने बस सिंपल याद रखना है कि इस सवाल में जो आपको एंगल दिया जाएगा उसको आपने 180 से माइनस करना है, दूसरा एंगल आएगा। जो कॉज वाला क्वेश्चन है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती, वो डायग्राम क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और वो इस तरह से आता है कि आपको एक डायग्राम दी जाएगी, एक ट्राइंगल दिया जाएगा, और उस ट्रायंगल में आपको एक एक्सटर्नल और लाइन एक्सटेंड हो रही होगी ऐसे करके, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट्स सपोज ये साइड है आपकी 5, ये साइड है आपकी 12, और ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और क्वेश्चन कहता है फाइंड कॉज ऑफ ए सी डी, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब कॉज ऑफ ए सी डी उसने आपसे मांग लिया। अब आप पहले ये तो देखिए, देखेंगे जी ए सी डी है कौन सा एंगल, तो ए सी डी एंगल है ये वाला। अब इस एंगल का हम कॉस कैसे निकालें, साइन कॉस टैन तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए पढ़ा था। तो अब इस तरह के सवालों में बच्चों आपने याद रखना है कि आपने बजाय ए सी डी के आप कॉज ऑफ ए सी डी फाइंड आउट करें, कॉज ऑफ दिस एंगल विच इज ऑन द स्ट्रेट लाइन। और ये एंगल आपको पता है कि अगर लेट सपोज ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा के, अगर ये एंगल 30 है तो ये 150 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये एंगल जो मर्जी होगा दूसरा वाला एंगल उसका होगा 180 माइनस 1। तो असल में आपने निकालना तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा है, लेकिन हम निकालेंगे cos थीटा, और cos थीटा और 180 माइनस थीटा का रिलेशन ये है कि जो cos थीटा का आंसर आएगा उसके साथ आपने सिंपली क्या करना है, माइनस साइन लगा देना है बस। cos थीटा का आंसर और cos 180 माइनस थीटा दोनों के आंसर सेम होते हैं, फर्क ये है कि इसके साथ माइनस लगा देना है। तो क्या बनेगा, अब cos थीटा क्या होगा, cos ACB क्या होगा, cos ACB इज इक्वल टू ऑब्वियसली बेस ओवर हाइपोटेनस या फिर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो बेस इस केस में 5 है और हाइपोटेनस 12 है, तो cos ACB की वैल्यू है 5 ओवर 12। तो फिर cos ऑफ ACD की क्या वैल्यू होगी, वो हो जाएगी -5 ओवर 12। ये सवाल है, ये आपने सिंपली याद रखना है कि इस तरह करना है। समझ आ गया? जी सर। ठीक है। अच्छा अलाइना, आप मुझे बताएं कि आपके सिलेबस में साइन कॉस टैन के ग्राफ्स हैं? जी सर। जी के नहीं? है। है, ग्राफ्स हैं, ठीक है, फिर इसका मतलब इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे साइन कॉस टैन के। जी। गुड, फिर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, जल्दी से रिवाइज करते हैं हम। साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x का ग्राफ, और y इज इक्वल टू tan ऑफ x का ग्राफ। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और एक ही पे तीनों के आउटपुट्स चेक करते हैं। एक ग्राफ हम यहाँ से साइन एक्स का बना देते हैं, एक ग्राफ हम यहाँ से कॉज एक्स का बना देते हैं, एक ग्राफ हम यहाँ से tan एक्स का बना देते हैं। अच्छा, अब जब आप नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं तो आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऑब्वियसली लेबल करते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्सेस हो गया फॉर ऑल थ्री। इन तीनों का जो एक्स एक्सेस है उसमें इनपुट वैल्यूज आप देखिए किस चीज की हो रही है, एक्स के ऊपर डिग्री है, डिग्री का मतलब है एंगल का इनपुट हो रहा है। तो साइन कॉस टेन ऐसी रेशोज है जो एंगल्स का इनपुट लेते हैं। इसमें आपने 1 2 3 के जंप्स नहीं लगानी, इसमें आपने जंप्स लगानी है 90 की। थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 90, 90 प्लस 90 इज 180, देन प्लस 90 इज 270, एंड देन प्लस 90 इज 360। ये हम जंप्स क्यों लगा रहे हैं मैं आपको भी समझाता हूँ। इधर नीचे भी हम इस तरह करते हैं, 90, 180, 270, 360, 370 लिखा हुआ है मैंने ऊपर माशाल्लाह। अच्छा एक सेकंड दें मुझे, एक सेकंड। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर भी लिख लेते हैं जी 90, 180, 270 एंड 360। अच्छा, अब क्या करना है हमने, जो मैंने इनपुट्स लिखे हैं यहाँ पर हम जीरो भी लिखेंगे, जीरो भी लिखेंगे, ठीक है, 0 डिग्री 0 डिग्री 0। अब याद रखना, हमने साइन कॉस टेन के ग्राफ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो है 1, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू वो है -1। कॉस में भी ऐसे ही है, 1 -1 बहुत जरूरी वैल्यू है, और टेन में भी 1 -1 की इंपॉर्टेंस है। इन्हीं की बेसिस पे आपका पूरा ग्राफ बनता है। टेन में आपने एक चीज बस स्पेशल केस करनी है कि आपने 90 की जंप्स पे एक डॉटेड लाइन बना देनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी आपकी, और भी आपको बताता हूँ आगे क्या। अच्छा, अब हम चलते हैं साइन की तरफ। साइन ऑफ एक्स, अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने साइन की जगह पर, एक्स की जगह पर एक एक करके पहले जीरो प्लग इन करना है, देन 90, देन 180, देन 270, देन 360, और आपने मेक श्योर करना है वैल्यूज याद कर लो, हर दफा कैलकुलेटर से नहीं करनी।
जब मैं जीरो प्लग इन करूंगा तो साइन ऑफ जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ जीरो हो जाएगा, और साइन ऑफ जीरो का आंसर होता है जीरो। तो मेरा पहला प्लॉट आ जाएगा जीरो पे। फिर मैं प्लग इन करूंगा x की जगह पर 90, तो साइन ऑफ 90 का आंसर आता है 1, तो 90 पे मेरा आउटपुट आ जाएगा 1। सिमिलरली 180 पे मेरा आउटपुट फिर जीरो आ जाएगा, 270 पे -1 आ जाएगा, 360 पे फिर जीरो आ जाएगा। और जब मैं इन प्लॉट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरी एक साइन वेव बनेगी, साइन ग्राफ, साइन वेव। फिजिक्स में मेरे ख्याल है ये एसी एसी जनरेटर्स में आप पढ़ते होंगे, ये जो आपका एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिव करंट, वो भी कुछ इस तरह से ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर उसको डीसी बनाने के लिए जो नेगेटिव पार्ट है वो रेक्टिफाई किया जाता है, और फिर डायोड्स लगा के उसको उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा के उसको फ्लैट किया जाता है। वो फिर आपकी फिजिक्स की थ्योरी। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉस के इनपुट चेक करते हैं। जब कॉस में एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, 90 पे जीरो आएगा, 180 पे -1 आएगा, 270 पे फिर जीरो आएगा, और 360 पे फिर से 1 आएगा। तो जब मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपकी कॉस की जो है वो वेव बन जाएगी। अब आते हैं हम टूवर्ड्स द ग्राफ ऑफ टैन। अब टैन के ग्राफ में ना आप लोगों ने इनपुट जो है वो जीरो 90 जीरो तो करना है, 90 180 270 को नहीं करना, बल्कि आपने उनके मिड पॉइंट्स का इनपुट डालना है। 45 का इनपुट डालना है, फिर इनका मिड पॉइंट बनता है 135, इसका डालना है, फिर इसका इनपुट, इसका मिड पॉइंट बनता है 215, ये प्लग इन करना है, सॉरी ये बनेगा आपका 225, और ये बनेगा 315। ये आपने प्लग इन करनी है एक एक करके वैल्यूज, ठीक है। और ये भी मैं आपको सीक्वेंस बता दूं, एक पे 1 आएगा, एक पे -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा। आपने यहाँ पे लिखना है जी 1, यहाँ पे लिखना है जी -1, फिर यहाँ पे लिखना है 1, और फिर यहाँ पे लिखना है -1। ये आपने प्लॉट्स लगा दिए। अब आप देखो आपका ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 45 पे 1 हो रहा है। अब मसला ये है कि जब आप 10 में 90 प्लग इन करते हैं तो आउटपुट आ जाता है इनफाइनाइट, मैथ एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लाइन आगे जाते जाते इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, टच नहीं करेगी। सिमिलरली जब आप इसको ज्वाइन करोगे, इन दो लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, लेट्स सपोज मैं इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दूं। अब जैसी लाइन डॉटेड लाइन को अप्रोच करती है ना, वो इनफाइनाइट को घूम जाती है, इसी तरह नीचे अप्रोच करेगी तो ऐसे करके घूम। सही है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी बना दो, यहाँ पे जीरो होगा तो ये यहाँ से पीछे को जाएगा और ऐसे। तो ये आपका बन गया जी tan थीटा। अब यहाँ से इस ग्राफ से हम एक चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो ये है, आपको नजर आएगा कि आपका असल में जो है साइन कॉस टैन को अगर हम चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें, क्वाड्रेंट्स का मतलब ये होता है असल में, ये वो आपके एक्स वाई वाला सीन ही है। क्वाड्रेंट्स का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज दिस क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये आपका वो जीरो पॉइंट है तो ये जो आपकी हैंड है ना, ये वाला, ये आपका इस वक्त है 0 डिग्री एंगल। ये जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, यहां तक कि ये पहला क्वाड्रेंट की जो रेंज ऑफ एंगल्स है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 तक की रेंज है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आपकी रेंज क्या हो जाएगी, 180 से 270, और फिर ये फाइनली आप 270 से 360, और ये आपका पूरा 360 डिग्री रोटेशन है। ये क्वाड्रेंट का मतलब होता है। तो अब आप यहाँ पर गौर करो, देखो साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ पॉजिटिव की तरफ कहां पर है, 0 से लेके 180, यानी कि ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट। सो साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं साइन, यहाँ भी लिख देते हैं साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस पे गौर करते हैं, कॉस जो है वो 0 से 90 में पॉजिटिव है, और उसके बाद वो 270 से 360 में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 90 कॉस इज पॉजिटिव इन 0 से 90, एंड कॉस इज पॉजिटिव इन 270 से 360, यानी कि यहाँ पर इधर कॉस पॉजिटिव है। और tan पे गौर करते हैं तो tan पॉजिटिव है आपका, ये 0 से 90 में पॉजिटिव है, और इस जगह में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। तो ये आपकी रेंज है 180 से 270 वाली, और ये आपकी रेंज है 0 से 90 वाली। तो यहाँ पे tan आ जाएगा, और 180 से 270 का मतलब है यहाँ पे tan आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्वाड्रेंट में फॉर ऑल दी एंगल्स 0 टू 90, साइन ऑफ एनी एंगल फ्रॉम 0 टू 90 cos tan will give you a positive answer. साइन ऑफ एनी एंगल फ्रॉम 90 टू 180 will also give you a positive answer। लेकिन अगर cos ऑफ 91 भी मैं ले लूँ ना, कैलकुलेटर पे आप चेक करें, माइनस में आंसर आएगा, tan का भी माइनस में आंसर आएगा। तो इसका मतलब है cos और tan इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। यहाँ पर साइन और cos के आंसर्स नेगेटिव आने, सिर्फ tan का पॉजिटिव आना है, और यहाँ पे सिर्फ cos का। तो ये इसकी वो जो स्टेटमेंट बच्चे नॉर्मली याद करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वो ऑल, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। तो ये हो जाता है ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा किस में पॉजिटिव है। तो बस जल्दी आखिरी कॉन्सेप्ट, कि अगर इक्वेशन क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन क्वेश्चन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आ जाती है जी साइन 2 साइन ऑफ एक्स प्लस +1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करें इसको, सवाल ये आता है लेट्स सपोज। तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने लिखना है 2 साइन एक्स इज इक्वल टू -1, फिर आपने लिखना है साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, और फिर एक्स निकालने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, साइन इनवर्स लेंगे। अब जब आपने साइन, अब आप अज्यूम इसको समझो इस तरह से, यहाँ साइन भी हो सकता है, यहाँ कॉस भी हो सकता है, यहाँ टैन भी हो सकता है। तीनों केसेस में आपने जब इनवर्स लेना है तो आपने माइनस साइन को नहीं यूज करना। माइनस आप यहाँ लिख दो कि यार हाँ नेगेटिव है, मुझे पता चल गया, ठीक है, लेकिन इनवर्स लेते हुए मैंने माइनस कैलकुलेटर में नहीं डालना। जब मैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30। तो मैं यहाँ पे ना लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू 30, अभी मेरा आंसर नहीं आया।
मुझे पता है कि यार ये वैल्यू थी नेगेटिव, इसका मतलब है साइन की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये जो एंगल एक्स है वो ना ही 0 से 90 के बीच में है, ना ही वो 90 से 180 के बीच में, बल्कि साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन नेगेटिव आ रहा है ना, बल्कि मैं इसके साथ ही लिख दूंगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना। अब ये मेरा आंसर है थीटा। जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है तो आपने दो इक्वेशंस याद रखनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में योर आंसर इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में योर आंसर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। तो ये जो थीटा निकला था 30 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 180 में प्लस करेंगे तो आपकी एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 210 और एक्स की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 330। तो आप साइन ऑफ 210 और साइन ऑफ 330 कैलकुलेटर पे करके देखो, आपका यही आंसर आना है -1/। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम एक आंसर 30 लेते और दूसरा आंसर लेते सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अगर क्वाड्रेंट टू में आ जाएगा कोई वैल्यू क्वाड्रेंट टू की है, तो क्वाड्रेंट टू के लिए आप करते हैं 180 माइनस थीटा, एंड क्वाड्रेंट वन आपका होता है थीटा इटसेल्फ। तो ये चार चीजें आप लोगों ने इक्वेशन क्वेश्चंस के लिए याद रखनी है, जिससे आपके आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे हमेशा। तो ये आपका जो है वो सारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अब जाके मुकम्मल हो गया फाइनली। अब मैं आपको कुछ जल्दी से 3D वाले क्वेश्चंस दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा जिसमें साइन कॉस टेन के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे। कुछ सवाल लाइना आपने भी मुझे भेजे हुए हैं, इसमें देख लेते हैं, अगर 3D वाला कोई सवाल है तो पहले हम वो कर लेते हैं, ताकि फिर हम बाद में बाकी बाद में कर लेंगे। 3D ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये वाला है। नहीं 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 नहीं, हाँ ये है। बल्कि इसमें भी ना उसने आपको दे दी हुई है वैल्यूज। इसी तरह के सवाल मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में। अच्छा, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। ये सारे के सारे 3D ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं सबके सब। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो पहला सवाल है ना, ये एंड्रे वाला, ये वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को एज एन एग्जांपल कराया था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वो पिरामिड वाला है जो हमने समझते हुए किया था। इसको कर लेते हैं मिलकर अभी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अब इस क्वेश्चन में आपसे आपको एग्जामिनर ने एक पिरामिड दिया है विच इज अ रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड। द टॉप ऑफ द पिरामिड इज एग्जैक्टली अबव दिस पॉइंट शोन। सवाल ये कहता है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लोपिंग एज y, यानी कि आपने ये डिस्टेंस y फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस y निकालने के लिए बच्चों देखें हम क्या करेंगे। हमें नजर आ रहा है कि यार ये 4 मुझे गिवन है, ये वर्टिकल हाइट, और अगर मैं ये वाली साइड निकाल लूं तो मैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि यार अच्छा ये साइड में कैसे निकालूंगा, तो ये साइड जो है वो ऑब्वियसली इस पूरे डायगोनल का हाफ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरा डायगोनल फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब ये डायगोनल में कैसे निकालूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो जब मैं फाइंड आउट करूंगा एच की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट लेके एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, और उसका जब मैं हाफ करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.8 समथिंग, 2.83 मेरे ख्याल से आता है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है हाफ करने के बाद, वो 2.83 आ गई। अब y निकालने के लिए मैं दोबारा से पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2.83 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो मेरा मेरा आंसर 4.9 समथिंग आ जाएगा फॉर द स्लोपिंग एज ऑफ द पिरामिड। So once I have the sloping edge of the pyramid, now the next part says find the angle between the sloping edge and the base. Again वही सेम चीज रिपीट हो रही है। तो स्लोपिंग एज ये रही, और बेस ऑफ द पिरामिड है ये पूरा रेक्टेंगल, लेकिन आपने एंगल हमेशा याद रखना डायगोनल और उस साइड के बीच में निकालना होता है। तो ये एंगल आपने असल में निकालना है, और ये एंगल निकालने के लिए सिंपली आपके पास 4 भी है, 2.83 भी है, 4.9 भी है, आप साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं, जो मर्जी लगाएं एंगल। अच्छा, उसके बाद ये सवाल है, ये मैं चाह रहा हूँ आप खुद करें। मैं आपको एक क्यूबॉइड वाला सवाल दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसने आपसे पहले सीई की लेंथ निकलवानी है। सीई की लेंथ निकालने के लिए अगेन आपने क्या करना है, आपने यहां से लेके यहां तक का एक डायगोनल ड्रॉ करना है। पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब जब डायगोनल आ जाएगा तो इस पर और 5 पर पाइथागोरस लगाएंगे, सीई आ जाएगा। अब आपने ये कैसे निकालना है, ये डिस्टेंस आपके पास 3 है और ये डिस्टेंस आपके पास 7 के इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ऊपर भी देखें क्यूबॉइड है तो ये भी 7 है। तो पाइथागोरस लग जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट सी एच आ जाएगा, और सी एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल अंडर रूट तो सीई आ जाएगा। और अगले पार्ट में आपसे यही कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन सीई एंड द बेस। देख एंगल बिटवीन सीई एंड द बेस। तो एंगल बिटवीन सीई एंड द बेस का मतलब है दे आर लुकिंग फॉर दिस एंगल। तो आप इस एंगल के लिए आपके पास 5 मौजूद है, आपके पास ये सी एच भी मौजूद होगा।
CH नहीं यूज करना, तो आपके पास ये CE आपने पिछले पार्ट में निकाला है, तो CE साइड जो है वो हाइपोटेनस साइड है, 5 जो है वो ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर है, तो आप साइन थीटा लगा के सिंपली ये एंगल निकाल सकते हैं। अब्दुल्ला और अलाइना, आप लोग पिक कर रहे हैं? कोई एक निकल गया। अलाइना, आपको समझ आ रही है? ठीक है। ठीक है, गुड। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है आज के लिए, इतना आप लोग की बस हो जानी है। मैं इन दोनों लेसन्स की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहा हूँ और मैं ये वर्कशीट भी शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करें ये वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप लेटेस्ट जितने भी IGCSE हो या O लेवल हो या एडेक्सल, इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आपके जो क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करें, इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं और जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं, और इसके जो सवाल होंगे हम इकट्ठे फिर कल की क्लास में प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे सर, कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? सही है सर, कल आप जो है ना ज़्यादा लंबी क्लास ले लीजिएगा, क्योंकि फिर परसों मेरा पेपर है मैथ से। अच्छा, परसों का पेपर है? परसों पेपर P1 है, नॉन कैलकुलेटर है कि कैलकुलेटर है? नहीं सर, मेरे P1 आपके में भी दोनों ही कैलकुलेटर ही कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ, ठीक है, ओके ओके। आपका थी। P1 है? दोनों एक ही दिन होते हैं, दोनों एक ही दिन होते हैं। दोनों एक ही दिन है, ओके। तो आप खुद से भी ना थोड़े से लेटेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करो साथ साथ, ठीक है? सही। खुद से भी कुछ 2024-25 के पेपर्स करो बैठ के, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो तो ग्रुप में भेज देना, वो मैं फिर आपको अलग से बता दूंगा ताकि पेपर मॉक्स ठीक हो जाए। सही है? सही। ओके। ना।